हाय। आज आप लोगों को 7th क्लास का जो साइंस है उसमें एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। आज पूरे रिप्रोडक्शन को एक ही क्लास में हम ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सारे बातों को समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट ज़रूर कीजिए कि किसको क्या पसंद आया नहीं आया, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उसमें से कोई एक अपना रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे। जीव जंतु मतलब आदमी भी हुआ, कुत्ता भी हुआ, बिल्ली भी हुआ, पेड़ पौधा भी हुआ। अगर किसी एक में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या दो पीढ़ी के बाद वो कम्युनिटी जो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा, आगे उसका पूरा कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाएगा। बाद वाला कम्युनिटी जब आएगा इस धरती पे तो पूछेगा कि शायद मनुष्य नाम का कोई आदमी यहाँ पर रहता था। वो तब जब मनुष्य अपना रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, या डॉग है वो अपना रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, तो 2-4 पुश्त के बाद डॉग ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा आदमी का, वो कहेगा शायद डॉग भी रहता था पृथ्वी पर। इसलिए रिप्रोडक्शन, लिखिए, रिप्रोडक्शन इज necessary for all living being for maintain their species या कम्युनिटी ऑन अर्थ। मतलब रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग फॉर मेंटेन देयर स्पेसीज, मतलब अपने स्पेसीज को बचाने के लिए या अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए इस धरती पर। समझ गए? इसको लिख लीजिएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आगे जाके वो प्रजाति खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, सतत आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। समझ गए? चलिए ठीक है। अब आइए, रिप्रोडक्शन में होता क्या है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो उसमें होता क्या है? बाय दिस प्रोसीड्योर, मतलब क्या? रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस न्यू वन। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा से जो जीवित जीव हैं इस धरती पर, वो अपने जैसा दूसरा
को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आइए कि ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। जब प्लांट का ही आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए हम प्लांट का ही बता रहे हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन ये 2 प्रकार का होता है। एक हुआ एसेक्सुअल, दूसरा हुआ सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से ही होता है। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। चूंकि प्लांट का ही पढ़ना है, किसके द्वारा होता है तो वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो ये हो गया आपको रूट, स्टेम एंड लीफ। ये रूट स्टेम एंड लीफ को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वही वेजिटेटिव पार्ट प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जवाबदेही या उत्तरदायी होता है। इसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि रूट स्टेम, अब ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया रूट स्टेम एंड लीफ, और यही जो है सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है। अब ये रूट स्टेम लीफ कहीं भी आपको उसमें सीड नहीं बनता है। अब देखे होंगे कि सीड सिर्फ फ्लावर में बनता है, रूट स्टेम लीफ में तो सीड नहीं बनता है। तो इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, बिना सीड के ये रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें सिंगल वन प्लांट से भी रिप्रोडक्शन संभव है। ठीक है, मतलब हमको सिंगल एक प्लांट भी मिल गया तब भी उससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर एक प्लांट मिल गया, उसका हम रूट स्टेम लीफ निकाल लेंगे, उससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जो कि इससे पहले बताए थे कि वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसको रूट स्टेम लीफ कहते हैं, और वो उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विदाउट सीड का ये होता है। अब ये दोनों लिख लीजिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो गया। अब हम यहां से मिटा रहे हैं और सिर्फ एसेक्सुअल लिख के आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। एक तरीका है इसका, पहला बडिंग। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा है फ्रैगमेंटेशन। चौथा है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब बारी बारी से हम सारे को एग्जाम्पल सहित बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बडिंग में आएंगे कि बडिंग क्या होता है। तो बड मीन्स होता है कली। बड मीन्स होता है कली।
आप देखिएगा किसी फूल का कली जो है सो इस प्रकार का लगभग अप्रॉक्स ऐसे ही होता है। तो प्लांट जो अपना रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से करता है, मतलब रूट, स्टेम और लीफ से करता है, उसमें एक जो तरीका है वो है बडिंग, मतलब बड जैसा, कली जैसा कोई फॉर्मेशन बना के अपना रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब बडिंग को आपको हम समझा दे रहे हैं। ये मोस्टली देखने में आता है ईस्ट में। ईस्ट, ये क्या है? तो नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो हरा रंग नहीं होता है। जिसमें हरा रंग नहीं होता है, मतलब हरा रंग नहीं होता है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। किसी भी पौधे में जो उसका ग्रीन कलर होता है वो सिर्फ एक रंग है, पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके वजह से उसमें हरा रंग होता है। तो मतलब हुआ कि क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये ईस्ट का थोड़ा सा और भी बात बता देते हैं कि ये ईस्ट शुगर खाता है, इनटेक में शुगर लेता है, और ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स हो गया शराब, जिसको हम लोग बोलते हैं शराब। वैसे अल्कोहल का केमिस्ट्री में अल्कोहल होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, और इसका बहुत सारा काम है। आगे आप पढ़ेंगे कि ये अल्कोहल का कैसे कैसे रिएक्शन होता है, कहाँ कहाँ काम है, कैसे ये फॉर्म करता है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि ये जो ईस्ट है सो शुगर खाता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ये सवाल आपको पूछता है, मैट्रिक में भी मैट्रिक में तो पूछता है, और मेडिकल सब में भी पूछता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो ईस्ट, वैसा कौन सा चीज़ है जो शुगर इंटेक में लेता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो वो है ईस्ट। और ये जो है सो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है एक, और सेलुलर माने हो गया सेल, मतलब एक सेल का बना होता है। यीस्ट कैसा होता है? तो यूनिसेलुलर। समझ गए? अब आइए इधर। अब ये बडिंग करता कैसे है? बडिंग का आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जहां कहीं भी सेल होगा उसके बीच में न्यूक्लियस जरूर होगा। कोई भी सेल है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके बीच में न्यूक्लियस जरूर होगा, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। तो अब ये लीजिए, ईस्ट का हम ये फोटो बना देते हैं, फिगर खींच लेते हैं। इस तरीके का ईस्ट होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला है वो कोट होता है, इसलिए ये कोट होता है कि ताकि अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स हुआ कि टेम्परेचर बहुत है, बहुत गर्मी आ गया या बहुत ठंड है, इस सब से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कोट रहता है, जिससे वो टेम्परेचर जो है तो उसके अंदर नहीं घुस पाता है, या बाढ़ आ गया पानी में ये सड़ता नहीं है, तो इसके लिए एक ऊपर से कोट होता है, और जिसके कारण ये सुरक्षित रहता है। इसके इनर वॉल को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स हुआ जाल, तो इनर वॉल को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला है वो एक कोट हो गया, सेफ्टी कोट हुआ ये। ठीक है, ये अंदर में एक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्पॉट देख रहे हैं इसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये सब जितना कुछ भी आप देख रहे हैं ये हो गया साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग जीव द्रव्य हिंदी में बोलते हैं।
ये हो गया साइटोप्लाज्म। सेल होगा तो उसमें साइटोप्लाज्म जरूर होगा। अगर इसके अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो खैर उधर पढ़ना नहीं है, हम ये सेल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या क्या हुआ एक ईस्ट में, एक कोट हुआ, एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, एक अंदर में न्यूक्लियस हो गया। कोट हो गया, ये सेल वॉल इसको हम बोल सकते हैं, सेल वॉल हो गया, जो सिर्फ सुरक्षा के दृष्टि से इसमें लगा रहता है, सिंगल सेल है। समझ गए? इसके बाद ये करता क्या है, इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। ईस्ट को रिप्रोड्यूस जो होता है, इसका जो रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो बडिंग के मार्फत से होता है। अब हम इसको मिटा के यहाँ से प्रोसेस बता रहे हैं कि बडिंग होता कैसे है। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब ये बडिंग होता कैसे है ये बता देते हैं। तो यहाँ एक ईस्ट का सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है। ये सब साइटोप्लाज्म हो गया। सेल वॉल आप समझ ही गए, सेल मेम्ब्रेन बता ही दिए, सिंगल सेल होता है। ये आगे बढ़ा, ये अपने न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा किया, लाइक दिस। ये हो गया न्यूक्लियस। बाकी सारा चीज वैसे ही है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ ऐसे ही है। अब ये क्या किया, अगले स्टेप में ऊपर में कली जैसा एक संरचना बनाना शुरू किया, ऐसे। बाकी बॉडी तो ऐसे ही है। और ये जो न्यूक्लियस है सो इसमें पार्शियल माने थोड़ा सा घुसा। ये न्यूक्लियस है, अभी भी ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म इधर भी गया, ठीक है। अगले स्टेप में ये क्या करता है कि न्यूक्लियस भी इसका आधा होने लगता है। यहां से कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है और न्यूक्लियस भी उसमें आधा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोगों को पढ़ना नहीं, इसलिए हम मिटा दिए। ये न्यूक्लियस है, उसको ऐसे डीप से पूरे कलर कर दीजिए। कहीं भी न्यूक्लियस दिखाइए तो डीप से दिखाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये न्यूक्लियस है। अन्यथा लोग कहेगा ये तो वैक्यूल्स है, ठीक है। अब ये क्या किया यहाँ पे कि ये बर्ड इसमें से यहाँ से न्यूक्लियस अपने अंदर ले लिया, और ये जो हो गया सो फिर अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया। अब इसमें भी साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें भी न्यूक्लियस हो गया, इसका भी सेल वॉल हो गया, इसमें भी न्यूक्लियस हो गया, सब कुछ इसमें वैसा ही हो गया। ये जो कंस्ट्रक्शन बना बड जैसा, लाइक बड, इसी वजह से इस रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये तो हम आपको सिंगल एक सेल का दिखाए। अगर ये एक साथ बहुत दिखाएं तो ये दूसरे तरीका से होगा। मतलब अब ये समझ लीजिए कि इसको इस तरीके से हम बना लिए, ऐसे बना लिए, और इसमें एक ईस्ट ये हुआ, एक ईस्ट ये हुआ, एक ईस्ट ये हुआ, एक इधर आ गया, ऐसे एक ईस्ट ये हुआ। सभी में अपना अपना न्यूक्लियस है, और सभी अलग अलग इसी प्रोसेस से बडिंग के जैसा जो प्रोसेस आपको बताया है, उसी प्रोसेस से ये डबल डबल में हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। समझ गए? अब आइए, ये कहाँ होता है? ईस्ट में। ईस्ट में ये ग्रीनिश नहीं होता है, और ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है। अब दूसरा है इसका स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा है इसका स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के बारे में समझिए। ये स्पोर फॉर्मेशन
स्पोर एक संरचना है, स्पोर लाइक, स्पोर जैसा। वैसे जगह पे होता है जहाँ पे सड़ा गला हुआ कोई चीज़ हो, जैसे रोटी हुआ, ब्रेड हुआ, या कोई सिरप हुआ जो हम लोग पीते हैं, बहुत दिन पुराना हो गया, मुंह खुला हुआ है, तो उसमें भी फफूंद आ जाता है। चावल हुआ, खीर हुआ, इस सब में ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ फंगी होता है, जिसे फंगस हम लोग बोलते हैं। आप देखिएगा कि ब्रेड है, इस तरीके का ब्रेड है, 2-4 दिन इसको छोड़ दीजिए ब्रेड को, तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे ये व्हाइटिश या येलोइश लेके ये जाल नज़र आएगा। यही फंगस है, जिसके बाद हम लोग कहते हैं अरे ये तो ब्रेड खराब हो गया, और उसको फेंक देते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन कुछ बैक्टीरिया में होता है और कुछ फंगी में होता है। ये राइजोपस खानदान का आता है, राइजोपस। ये राइजोपस वंश है इसका। जैसे कुत्ता लीजिए, तब कुत्ता कहने को कुत्ता है, लेकिन कितने टाइप का कुत्ता होता है? बहुत टाइप का, जितना देश उतने टाइप का कुत्ता। तो कुत्ता एक वंश हुआ, और बुलडॉग ले लीजिए, वो उसका एक प्रकार हुआ। इंसिशियन डॉग ले लीजिए, वो इसका प्रकार हुआ। तो राइजोपस इसका वंश हुआ। ठीक है, तो ये फंगी उसका एक प्रकार है, समझ गए? और ये राइजोपस में जो कुछ भी आता है वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट मीन्स हुआ जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन पूरा करता हो, जिसका जीवन दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जैसे माथा में जू है, जू एक पैरासाइट है। आदमी के ये इंटेस्टाइन में ये कृमि होता है, वो एक पैरासाइट है। वो आदमी से या जिसके हाथ में होगा उससे, उस पर उसका जीवन निर्भर है। यहाँ जू है तो आदमी के पर उसका ये जीवन निर्भर है। इसलिए पैरासाइट वो होते हैं जिसका जिंदगी दूसरे पर निर्भर होता है। तो राइजोपस एक्चुअल में पैरासाइट ही होता है। जैसे यहाँ ब्रेड है, तो इस फंगी का जन्म जो है, ये जीवन जो है सो इसी ब्रेड के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। समझ गए? और ये जो आपको अभी इसका एक प्रकार बताया कि फंगी, ये मोस्टली जो आपको बोले हैं कि सड़ा हुआ, गला हुआ, डिकेड सबस्टांस कहिए, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सैप्टोफाइटिक। सैप्टोफाइट मीन्स होता है मृतोपजीवी। कोई जीव अगर मर गया, उस पर जो प्लांट या ये कोई भी लिविंग बीइंग उसका जिंदगी उस पर निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक मीन्स कि जो चीज मृत, किसी चीज के मर जाने के बाद सड़ गल गया, उस पर जिसका लाइफ ये निर्भर करता है, उसको हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। तो फंगी भी जब ब्रेड सड़ गल जाता है तो उसके ऊपर उसका ज़िंदगी निर्भर करता है। इसलिए ये भी वही हुआ। ये राइजोपस का एक मेंबर है फंगी। इसमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन होता है। और स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो आप देख लीजिए। अब ये आपका ब्रेड का एक स्लाइस है, यहाँ पे देखेंगे ये फंगस टाइप का क्रिएट कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। ठीक है, अब इस हाइफी से ये निकलेगा, फंगी का ये स्पोर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये दिखा रहे हैं, ये लेयर हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसके नीचे और है इस टाइप का। ये क्या है तो हाइफी, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम हाइफी। ये सड़ा, यहाँ जो सड़ा और सड़ने की वजह से जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है वही हाइफी है, और ये तो फंगस है।
ये जो स्पॉट स्पॉट देख रहे हैं ये फंगस है, और ब्रेड का जो एरिया सड़ गया उसको हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से एक ट्यूब टाइप का कंस्ट्रक्शन निकला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोफोर। सॉरी, एस्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, एस्पोंजियोफोर नहीं। एस्पोंजियोफोर तो बोलते हैं जहां से ये स्पोर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पोरेंजियोफोर। ठीक है, एक तरीके से ये जहां पे स्पोर बनता है उसका ये डंठल है, स्टॉक है। उसके बाद उस पर क्रिएट करता है इस तरीके का एक संरचना जिसमें इस तरीके का वाल होता है, उसमें भी थिक वाल होता है जो फेवरेबल कंडीशन पर ही टूटता है, अन्यथा उसको घेर के रखे रहता है ताकि विंड, टेम्परेचर, कूल ये सब उसको कोई या पानी उसको डिस्टर्ब ना करे। तो जिस आदमी में चूंकि हाथ पैर सब कुछ है सब काम करने के लिए तो अपना उससे करता है, जिसमें नहीं है उसमें ऊपर वाले सारे व्यवस्था करके भेजते हैं। इसको बोलते हैं एस्पोरेंजियम। अब आप देखिए स्पोरेंजियम कहां से निकलता है, स्पोरेंजियोफोर से। ये एक डंठल इसको आप बोल सकते हैं, किसका, तो स्पोरेंजियम का। स्टॉक माने डंठल, और इसके अंदर होता है ये महीन स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जिस समय ये इस प्लांट इसको लगता है कि नहीं अब हमको रिप्रोड्यूस करना चाहिए, तब उसको उस समय में फेवरेबल कंडीशन आता है, तभी इसको ये अपने रिप्रोडक्शन का आवश्यकता पड़ता है, वही उसके लिए सही समय है। तब ये क्या करता है कि ये ब्रेक हो जाता है और ये स्पोर ऐसे हवा में इधर उधर अपना स्कैटर्ड हो गया और हर एक से नया प्लांट निकलता है। यही हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए समझ गए इस बात को। अब आइए दूसरा चीज नोट कीजिए। तीसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मीन्स क्या होता है, टुकड़ा, और उसी से बन गया फ्रैगमेंटेशन। हम कहते हैं कि ये कोई शीशा टूट के बहुत सारे फ्रैगमेंट में बिखर गया। फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो ये जो है सो कुछ टाइप के स्पाइरोगैरा के अधीन अलगी आते हैं, अलजी जिसको बोलते हैं, ये फंगस अलजी सब आता है ना, स्पाइरोगैरा के अधीन आने वाले जो अलजी होते हैं उसमें ये फ्रैगमेंटेशन होता है। अब आपको हम स्पाइरोगैरा का मीनिंग बता देते हैं। स्पाइरोगैरा, ठीक है, इसका मतलब बता देते हैं। स्पाइरो मीन्स होता है ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्पाइरो। इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन बना रहता है स्पाइरो।
मतलब इस तरीके से घुमावदार, इसको हम कहते हैं स्पाइरो। और गैरा मीन्स होता है प्लांट समझ लीजिए, या सर्पिल, इसको सर्पिल बोल सकते हैं, सर्पिल का सर्पिल शेप का, इस तरीके का जो सर्पिल आकार होगा उसी को लोग कहते हैं स्पाइरो। तो ये इसको बोलते हैं स्पाइरो शेप को, स्पाइरो उसी से बना है स्पाइरो गैरा। तो इसमें जो कुछ अलगी होते हैं उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है। वो कैसे होते हैं तो अब देख लीजिए, ये होता है इस प्रकार का एक अलजी है, ये अंदर में जो बोले हैं सर्पिल, ये इस तरीके से घुमावदार कंस्ट्रक्शन जिसके कारण इसका नाम पड़ा स्पाइरो, स्पाइरल, स्पाइरो स्पाइरल से स्पाइरो बना। तो स्पाइरल मीन्स ये देखिए घुमावदार कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बना। ये क्या है, देखने में डीएनए लग रहा है लेकिन दिस इज नॉट डीएनए, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ये हरा है, ये अलगी हरा है, ईस्ट में नहीं था और इसमें है। ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये क्लोरोप्लास्ट सब है सारा, इसी शेप में होता है, मतलब स्पाइरल शेप में। इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है, अंदर में ये एक लेयर और होता है। अब ये क्या करता है कि हर जगह, जैसे यहाँ हुआ, यहाँ से एक टुकड़ा में बट गया, यहाँ से एक टुकड़ा में बट गया, तो ये एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, तो टोटल 3 गो नया बन गया, 3 न्यू 1। अब ये फिर 3 ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टुकड़ा टुकड़ा में हो जाने को फ्रैगमेंटेशन। याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो सर्पिल आकार का अंदर में हम लोग ये देख रहे हैं। सो डीएनए नहीं है, ये डीएनए आप लोगों को अभी शायद है भी नहीं क्लास में। ये सर्पिल आकार का क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट होता है जिसके कारण पेड़ का कलर हरा होता है। उसमें बहुत सारा पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पेड़ में वहाँ होता है जहाँ ग्रीन आपको नजर आता है, क्रोमोप्लास्ट वहाँ होता है जहाँ चमकीला आपको नजर आता है, जैसे कि फूल, फल। और ल्यूकोप्लास्ट वहाँ होता है जहाँ पे आपको सफ़ेद टाइप का दिखता है, जैसे कि रूट। ये सवाल पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, तो भाई पत्ता में होगा, स्टेम में होगा। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होगा, तो मोस्टली पेटल में होगा। और उसके और भी एंथर है या और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस समय जो चमकता है, जिसको देख के इंसेक्ट उधर आकर्षित हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा, तो रूट में। खैर अब ये इसको आपको देखना नहीं था, हम बस पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बता दिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब एक है और आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल फ्रैगमेंटेशन हो गया। दूसरा हो गया वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये प्रोपैगेशन मतलब हुआ वेजिटेटिव लगा हुआ है तो रूट, स्टेम और लीफ में आर्टिफिशियल तरीके से फिशियल टाइप से जो उसमें ये होगा, रिप्रोडक्शन होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। मतलब रूट, स्टेम, लीफ उसमें ही हिस्सा लेगा और ये आर्टिफिशियल टाइप से होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आर्टिफिशियल करते हैं हम लोग तो रूट में करेंगे या स्टेम में करेंगे या फिर लीफ में करेंगे। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको जैसे
शुगर केन हुआ, गिंगर हुआ, स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है, और कहाँ मिलता है, रोज में मिलता है, और कहाँ मिलता है, ये आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। बहुत सारे ये टर्मेरिक में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्दी, उस समय मिलता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दिए, अब एक एक करके आपको बता देते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू।